एक आपके मन में एक विजन है, एक आपको चीज़ें करनी है, वो विजन उस किस माध्यम से, किस तरीके से सामने आता है। ये टाइटल्स में मैं बिल्कुल बिलीव नहीं करता हूँ। जेनजी ना, ये हमारे पेरेंट्स के लिए हम जेनजी हैं, हाँ, उनके पेरेंट्स के लिए वो जेनजी थे। हाँ, हमेशा हर 10 साल में 12 साल में जनरेशन चेंज होती है और पिछली जनरेशन को वो लोग समझ में नहीं आते हैं। आजकल 40 साल का आदमी खुद ही यंग बन के घूम रहा है, हाँ, तो उसको वो अगली जनरेशन को उनकी सोच समझने से ज्यादा ना वो उनको एज अ कंपटीशन ले रहा है। तो मुझे लगता है कि ये जेनजी है, ये जोक की तरह ये मीम्स और इंटरनेट पे ये सब बना दिया गया है। मुझे लगता है कि हर जनरेशन के साथ हमें चेंज होना पड़ेगा। सौभाग्य रहा है कि मुझे इतने बड़े ग्रंथों में, इतने बड़े बड़े शोज में काम करने का और ऐसे शो में लीड करने का उतनी बड़ी बड़ी टीम्स को एक मौका मिला है। दोस्तों हम बचपन से ही बहुत सारे माइथोलॉजिकल सीरियल्स और ड्रामास देखते आ रहे हैं। अगर उनमें से हम बात करें कुछ बड़े सीरियल्स और ड्रामास की, तो उसमें सूर्यपुत्र कर्ण, महाभारत, राधा कृष्ण ऐसे सीरियल्स बहुत ज्यादा फेमस हुआ करते थे। आज के इस हमारे वीर भारत पॉडकास्ट में एक बहुत स्पेशल गेस्ट हैं जो कैमरे के सामने नहीं बल्कि कैमरे के पीछे रहकर अपना किरदार निभाते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं नितिन मथुरा गुप्ता सर, जो कि प्रोड्यूसर रह चुके हैं, क्रिएटिव प्रोड्यूसर रह चुके हैं और 17 से 18 सालों का इनको एक्सपीरियंस है। और तमाम माइथोलॉजिकल ड्रामाज और सीरियल्स जिनके नाम मैंने आपको बताए हैं, और भी बहुत सारे ड्रामाज उनमें सर ने काम किया हुआ है। तो आइए सर से बात करते हैं इन तमाम चीज़ों के बारे में और माइथोलॉजिकल ड्रामाज के बारे में। तो सर, वेलकम टू अवर शो सर, वेलकम टू सर वीर भारत पॉडकास्ट सर। सर कैसे हैं सर आप? थैंक यू सो मच। बढ़िया हूँ। जिस तरह से लेकिन आपने इंट्रोडक्शन दी है तो उस तरह में अच्छा, अगर वीडियो है, ये ऑडियो होता तो लोगों को लगता कोई 60-65 साल का आदमी कि ना भारत कैसे युगों युगों से काम कर रहा है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मैं 17-18 साल से जरूर काम कर रहा हूँ, बट उस समय मैं जस्ट आउट ऑफ कॉलेज था। एंड एक बहुत आई हैव हैड द अपॉर्चुनिटी, एक सौभाग्य रहा है कि मुझे इतने बड़े ग्रंथों में, इतने बड़े बड़े शोज में काम करने का और ऐसे शो में लीड करने का उतनी बड़ी बड़ी टीम्स को एक मौका मिला है। सर कैसा रहा, मतलब अगर मैं आपसे बात करूँ कि जर्नी के बारे में, आपकी लाइफ जर्नी के बारे में, तो ये कैसा रहा? मतलब कहाँ से शुरुआत हुई और कहाँ तक, मतलब आप जब इतने बड़े शोज के क्रिएटिव प्रोड्यूसर रह चुके हैं सर, तो क्या जर्नी रही? आप थोड़ा सा उसके बारे में बताएं। मुझे लगता है कि हम कुछ करते नहीं है, सब अपने आप। सो मैं 2007 में आया था बॉम्बे। मुझे कोई मीडिया का कोई एक्सपीरियंस, बैकग्राउंड एक्सपीरियंस नहीं है। मैं बीकॉम करके पुणे से उसके बाद पहुंचा था। मुझे हमेशा से विजुअल्स और क्रिएटिविटी और ये सब चीज़ों में हमेशा से इंटरेस्ट था। मैं छोटी छोटी चीज़ें, प्रोजेक्ट्स में अपना क्रिएटिव एलिमेंट्स डालता रहता था। मुझे तो पता भी था कि इतनी बड़ी टेलीविजन इंडस्ट्री, मम्मी लोग सीरियल और ये सब देखते रहते थे। तो फिर वो वहां से फिर एक शुरुआत हुई। एक नई कंपनी थी, एक छोटी कंपनी थी जिन्होंने, जो 2007 से शुरू हुई, तो मैं उनके साथ जुड़ा और फिर वो कंपनी जैसे जैसे आगे बढ़ती चली गई, मैं भी साथ साथ आगे बढ़ता चला गया। और उसी जर्नी में ये महाभारत और राधा कृष्ण, ये सारे शोज का पार्ट बनने का और क्रिएटिवली उनको लीड करने का एक अपॉर्चुनिटी मिली। और तो मुझे लगता है ये अपॉर्चुनिटी, ये ना तो मैंने कुछ किया है, ये अपॉर्चुनिटी अपने आप होती है। मैं जैसे एक मजाक वाली बात मैं आपको बताऊं, जैसे मैं सबको ये बोलता हूँ कि मैंने महाभारत, ये तो 3 शोज का नाम लिया है, वो तीनों शोज में महाभारत रही है और मैंने ये महाभारत 3 बार बनाई है हमारी ऑडियंस के लिए। अपनी टीम के साथ बनाई है, अकेले नहीं बनाई है। सर इसमें अगर देखा जाए तो बहुत ज्यादा लोग कंफ्यूज होते हैं। आज भी जो लोग मीडिया में अपना करियर बना रहे हैं या फिर जो लोग मूवीज देखते हैं, तो एक कंफ्यूजन लोगों के माइंड में आता है कि क्रिएटिव प्रोड्यूसर, क्रिएटिव डायरेक्टर और सिनेमेटोग्राफर, जो तमाम शब्द होते हैं जो यूज किए जाते हैं, तो इनमें बेसिकली अंतर क्या होता है सर? कुछ नहीं अंतर है। देखिए, ये सब टर्म्स हैं जो नए नए टर्म्स अभी तक बनाते भी आए गए हैं, हाँ, और आगे भी बनाते जाएंगे। अगर आपको एक, आपके मन में एक विजन है, एक कि आपको चीजें करनी है, वो विजन उस किस माध्यम से, किस तरीके से सामने आता है। ये टाइटल्स में बिल्कुल बिलीव नहीं करता हूँ, लेकिन अपना इंट्रोडक्शन देने के लिए मुझे बताना पड़ेगा हाँ, कि मैं क्या पोजीशन में क्या करना था। बट अदरवाइज मुझे नहीं लगता है। मैं जब एक जूनियर ट्रेनी था, मैं तब भी इतनी मेहनत करता था, और आज उसके बाद मैं क्रिएटिव डिपार्टमेंट के जो सबसे सीनियर लेवल पे जब मैं पहुंचा, तब भी उतनी मेहनत करता था। आज मैं अपने लिए खुद का काम कर रहा हूँ, मैं और मेरी वाइफ नितांशी, जो कि हम अभी अमृत लोक टेल्स, और हमारे एक और पार्टनर है चिराग। तो हमने अब अपनी कंपनी स्टार्ट की है, तो अब भी हम मेहनत कर रहे हैं। तो मुझे लगता है कि
आप हमें अपना काम करने आए और कुछ बाकी तो मैटर नहीं करता है। वो ये पोजीशन, डेजिग्नेशन, टाइटल वाइटल ये सब कुछ मतलब नहीं है कुछ चीज़ों। सर एक बहुत बड़ा इवेंट जो मध्य प्रदेश भोपाल में हुआ, महाभारत संगम, जहां पर तमाम कलाकार आए, बहुत सारे माध्यम आए जहां पर सर महाभारत को दर्शाया गया, मूवीज के थ्रू, आर्ट्स के थ्रू, डांस के थ्रू, सॉन्ग्स के थ्रू, पपेट शोज हुए वहां पर, और पूरा एग्जीबिशन महाभारत का था और आप भी उसके पार्ट थे सर। तो कैसा रहा सर आपका एक्सपीरियंस, कैसा रहा वहां पे, और किस माध्यम से आप उसमें पार्टिसिपेट किया है आपने उसमें? हमें डॉक्टर श्रीराम तिवारी जी ने हमें ये अपॉर्चुनिटी दी कि हम, क्योंकि उनको जब पता चला, हम उनके साथ मिलने आए थे हम किसी प्रोजेक्ट को लेकर के, तो उन्हें जब पता चला कि हम टेलीविजन बैकग्राउंड से और महाभारत और इस तरह के शोज में हमने काम किया है, तो उन्होंने फिर वो बोला कि आप अगर कुछ आप प्रेजेंट करना चाहते हैं तो फिर दिखाइए। तो फिर हमने फिर सोचा, तो ये जो हमने फिल्म भी बनाई है नारायण सर्वम, ये इस फेस्टिवल के लिए ही बनाई है। ये हमारे पास फिल्म पहले से नहीं थी। तो हमने पिछले 1 महीने में इस पे काम किया है, इसकी स्क्रिप्ट, इसके ग्राफिक्स, वो सारी चीजें पिछले 1 महीने में हमने बनाई है स्पेशली इस फेस्टिवल के लिए। सर इससे पहले कभी आपने कहीं देखा कि महाभारत का इतना बड़ा फेस्टिवल कहीं और हुआ होगा? आई डोंट थिंक ऐसा कुछ फेस्टिवल, क्योंकि मैं तो महाभारत में, जैसे मैंने बोला कि मैंने 3 बार टीवी पे बनाया है। हाँ। तो मुझे लगता है कि ये तो बहुत बहुत अच्छी बात है कि एमपी गवर्नमेंट और वी भारत न्यास ने इतनी बड़ी तरीके से, और स्पेशली हमारे चीफ मिनिस्टर सर का भी जो कंट्रीब्यूशन रहा है, मतलब वो खुद आए, अपना समय उन्होंने निकाला, हमारी फिल्म भी देखी उन्होंने। सो आई थिंक ये बहुत इतने बड़े स्कोर, ये तो हर साल होना चाहिए, और ये और ग्रैंड तरीके से मतलब ये एमपी ने इसकी शुरुआत की है। मुझे लगता है ये तो इंडिया के हर स्टेट्स में और नेशनल लेवल और उसके बाद इंटरनेशनल लेवल पे होना चाहिए। दैट शुड बी द गोल, कि दुनिया देखे कि महाभारत। सर टीवी पे जब ये बनता है, महाभारत जब बनती है और जब शोकेस होती है ऑडियंस को, तो अपने आप में बहुत ग्रैंड लगता है कि इतना ग्रैंड है। हालांकि वो सेट में होता है, सारी चीजें कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट के अंदर होती है। और यहाँ पर आपने जब देखा भोपाल में जब महाभारत संगम हुआ, यहाँ पे देश विदेश दुनिया से लोग आए, तो वहां पर सर जो कोलैबोरेशन होता है लोगों के बीच में भी, उनके आर्ट्स के बीच में भी, तब एज एन आर्टिस्ट आपको देखिए कैसा लगता है कि और क्या नए मीडियम्स होने चाहिए बच्चों को लेकर या फिर युवाओं को लेकर? मीडियम्स, जैसे पुराने जमाने में लोग नाटक होते थे गलियों में, उसके बाद वो नाटक को एक स्ट्रक्चर दिया गया कि बड़े बड़े स्टेज शोज आजकल होते हैं, आजकल विद विजुअल एलिमेंट्स, एलईडीज, ये सब होते हैं इंटरनेशनली। टेलीविजन आया 80s में, फिर उसके बाद केबल टीवी आया। तो टाइम के साथ अब उसके बाद, जैसे पहले हम क्रिकेट मैचेस देखते थे टीवी पे, आजकल वो पिक्चर हॉल में होते हैं टेलीकास्ट, आजकल बहुत सारी चीजें हो गई हैं। सो जो नई जनरेशन है वो नए नए तरीके से देखना। आप अगर आज किसी छोटे, जैसे मैं आपको जो बता रहा था, हमारा छोटा बेटा है अभी 2.5 साल का, तो ये जो हमारी कंपनी की शुरुआत भी हुई थी, ये उसको देख कर कि ये जो जनरेशन है वो क्या देखेगी। मतलब हम इतना कुछ देख चुके हैं, वो जैसे वो यूट्यूब का लोगो देखता है, टीवी पे तो जाके टच करता है, उसके हिसाब से सारी स्क्रीन टच स्क्रीन होती है दुनिया की। तो अब वो सही है, क्योंकि वो वही चीज दिन भर मोबाइल में देखता है। तो मुझे लगता है कि ऐसी, जो हम दूरदर्शन देख करके बड़े हुए हैं, आप शायद दूरदर्शन भी नहीं देखते तो आप केबल टीवी देख के बड़े हुए होंगे। तो मुझे लगता है कि हर टाइम, क्योंकि ये कहानियां तो अमर है, ये कहानियां आज से 6000 5000 जब भी तब से आ रही है, चली आ रही है, हर जनरेशन सुन रही है, देख रही है। अपने माता, पहले दादियां कहानियां सुनाई करती थी, उसके बाद रेडियो पे कहानियां आती थी, फिर फिल्में बनती थी, फिर दूरदर्शन हुआ, फिर केबल हुआ। तो आने वाले टाइम में एक ऐसी टेक्नोलॉजी जिसकी शायद हमने शुरुआत की है पहली बार भारत में, तो एक ऐसी जिसमें हम ऑडियंस को उस दुनिया में पहुंचा दे रहे हैं बिना कोई गॉगल्स और वो सब लगाए। नहीं तो नॉर्मली वो हेडसेट होता है, इससे लोगों को चक्कर वक्कर भी आता है, वीआर वगैरह। हाँ। सो ये भी, तो इसमें भी हम और काफी कुछ किया जा सकता है। जो इमर्सिव एक्सपीरियंस है, ये तो हमने, ये तो डेमो है, तो ये हमारी भी शुरुआत है, क्योंकि इसमें हम बहुत कुछ कर सकते हैं। बट वो अपॉर्चुनिटी अगर हमें उस तरीके से मिले, इसमें ये काफी एक्सपेंसिव टेक्नोलॉजी है, इसकी जो पूरी क्रिएटिविटी, जो पूरा क्रिएशन है, वो थोड़ा टाइम टेकिंग है, टेक्निकली चैलेंजिंग है एंड एक्सपेंसिव है। तो ये सारे चीजों का कोलैबोरेशन होगा, तब
हम दिखाना चाहते हैं वो हम दिखा सकते हैं। सर जब आपने इस इंडस्ट्री में कदम रखा था, तो जब आपको शायद पहली बार किसी मैथोलॉजिकल सीरीज या फिर ड्रामा में आपको पार्ट रहने का मौका मिला होगा, तो क्या था आपके माइंड में? उससे पहले आपने महाभारत की स्टोरी पूरी पढ़ी हुई थी? हाँ, मैंने बचपन से महाभारत देखा है, मतलब मैं एक हिंदू फैमिली का हूँ, हाँ हाँ तो हमारे घर में भी पूजा पाठ और ऐसा माहौल रहता है। मैं बोर्डिंग स्कूल में पढ़ा हूँ हाँ काफी। हाँ। लेकिन कई बार ऐसा होता है सर कि आजकल जो छोटे बच्चे हैं या फिर न्यू जनरेशन आ रही है, फिर जेनजी कल्चर जो चल रहा है, तो बहुत सारे बच्चों को नहीं पता होता है, क्योंकि उनकी जो अभी परवरिश हो रही है वो डिजिटल माध्यम से हो रही है। देखिए, मेरा मेरा ये मानना है ना, ये जो जेनजी टर्म आया है, हाँ हाँ ठीक है, ये आप काटना मत। हाँ ये जेनजी ना, ये हमारे पेरेंट्स के लिए हम जेनजी हैं, हाँ उनके पेरेंट्स के लिए वो जेनजी थे। हाँ हाँ हमेशा हर 10 साल में 12 साल में जनरेशन चेंज होती है और पिछली जनरेशन को वो लोग समझ में नहीं आते हैं। फर्क बस इतना है कि जब हमारे पेरेंट्स 40 साल के होते थे तो वो अपने आप को बड़ा और बुजुर्ग वाली कैटेगरी में चले जाते थे, तो उनको 20-22 साल के लोग लगते थे कि अरे इमेच्योर हैं बच्चे हैं। आजकल 40 साल का आदमी खुद ही यंग बन के घूम रहा है। हाँ तो उसको, वो अगली जनरेशन को उनकी सोच समझने से ज्यादा ना, वो उनको एज अ कॉम्पिटिशन ले रहा है कि वो एक 40 साल का आदमी और एक 22 साल का लड़का, तो 22 साल का लड़का तो ज्यादा स्मार्टर, ज्यादा यंगर लगेगा ना, वो तो फैक्ट है, साइंस है वो। तो मुझे लगता है कि ये जेनजी है, ये एक जोक की तरह ये मीम्स और इंटरनेट पे ये सब बना दिया गया है। मुझे लगता है कि हमारी हर जनरेशन और प्रीवियस जनरेशन, उनके माइंडसेट में ना, क्योंकि एक्सपोजर लेवल्स चेंज होते रहते हैं, वो फर्क और वो हमेशा रहेगा। वो जेनजी के बाद जो अगली जन आएगी, मेरा बेटा अल्फा है, उसके बाद अभी शायद बीटा भी स्टार्ट होगा है। तो उनके लिए वो गधे लगेंगे, उनको लगेगा कि यार ये क्या बात कर रहे हैं। पर सर अगर जब आपने, मैं मानता हूँ कि आपने महाभारत पढ़ी हुई है, वो तमाम चीजें हैं कि महाभारत, ये जो भी रामायण महाभारत, ये सारी चीजें आप जितनी बार पढ़ो उतनी बार आपको उसमें से नई नई चीजें आपको समझ में आएंगी, दिखने को मिलेगी। मतलब एक, और विद एज, विद एक्सपीरियंस, आपको उसको एक नया पर्सपेक्टिव आपको दिखता है। जैसे और जब बात सर शो बनाने की होती है, तो मुझे लगता है कि शायद और ज्यादा रिसर्च आप लोगों को भी करनी होती है। हमने जो महाभारत बनाई थी, हमने 4 साल का रिसर्च किया था, उसके बाद वो महाभारत, शायद और ज्यादा डाइव इन करना पड़ता है उस चीज के अंदर। एक एक चीज हमें जो बना है अभी तक, हाँ वो भी देखना पड़ता है, जो लिखा गया है हाँ वो भी देखना पड़ता है, जो बनाना चाहते हैं वो भी, उसके बारे में एक एक चीजों के बारे में डिटेल, कौन सा कैरेक्टर, क्योंकि ये कैरेक्टर्स सिर्फ नॉर्मल सास बहू के कैरेक्टर्स नहीं है, ये कैरेक्टर्स लार्जर देन लाइफ डेमी गॉड्स है। अर्जुन, पांडव, भगवान है, श्री कृष्ण। तो हम इनको जिस तरह से प्रेजेंट कर रहे हैं उसमें हमें वी कैन नॉट गो रॉन्ग, यू कैन नॉट गो। हमारी जैसे फिल्म है, एक छोटी सी 5 मिनट की फिल्म है, एक एक चीज, एक एक जो हमने पूरा जो नैरेटिव लिया है वो भगवत गीता से डायरेक्टली इंस्पायर्ड है। हमने कोई क्रिएटिविटी उसमें नहीं की, जो लिखा है वही बोला है, वही दिखाया है। वो दिखाने का जो नजरिया है वो हमारा है, और हम आज की तकनीक और टेक्नोलॉजी के हिसाब से हमने उसको अपनी तरह से इन द बेस्ट पॉसिबल सिनेरियो वो हमने दिखाया है। सर अगर मैं आपसे पूछूं कि आपका सबसे फेवरेट कैरेक्टर की अगर बात करूं, कि आपको सबसे फेवरेट आपको कौन समझ में आया आपको महाभारत में, आपके पर्सनल आपको लगता है कि हाँ ये मुझे पर्सनली पसंद है, वो कौन है और क्यों है? ठीक है, कृष्ण ऑब्वियसली, मतलब महाभारत में इतने सारे इंटरेस्टिंग कैरेक्टर्स है, बट मुझे नहीं लगता श्री कृष्ण के अलावा फेवरेट। और श्री कृष्ण ऐसे कैरेक्टर, अब मैं उनको आज तक नहीं समझ पाया हूँ, वो मुझे समझे हुए हमेशा से ही ऑब्वियसली। तो जब मैं एक बच्चा था तो मुझे उनके वो जो लीलाएं अच्छी लगती थी। अब मैं थोड़ा बड़ा हो रहा था तो मुझे समझ में नहीं आता था कि ये भगवान है, ये तो चाहते तो महाभारत 1 सेकंड में खत्म कर देते, तो इन्होंने क्यों नहीं की, ये आगे सारथी बन के क्यों बैठ गए। तो मैं बहुत ही दुखी हुआ था जब मैं 8-9 साल का था और मुझे पता चला कि वो टीवी पे महाभारत आ रही है और कृष्ण तो लड़ नहीं रहे, क्योंकि मैं वेट कर रहा था कि वो सुदर्शन चक्र निकालेंगे और सबको एक बार में आउट। सर वो तो परमपिता परमेश्वर हैं, भगवान कृष्ण तो परमपिता परमेश्वर हैं सर, पर एक उनके अलावा अगर मैं आपसे पूछूं कि आपको पांडवों में या फिर कौरवों जो थे, नहीं, मुझे लगता है कृष्ण के सामने हम किसी को कंपेयर ही नहीं कर सकते। तो मुझे कृष्ण के अलावा मुझे महाभारत में, क्योंकि महाभारत कृष्ण ही है, वो कौरव भी कृष्ण है, पांडव भी कृष्ण है, हाँ, सब कृष्ण ही है। तो उनसे बेटर कैरेक्टर तो हो ही नहीं सकता। मतलब सर आपने जब ये बायोलॉजिकल सीरियल्स या फिर ड्रामाज आप जब उसके बनाते हैं, तो आपने ये भी कहा कि रिस्क बिल्कुल नहीं ले सकते हैं, तो
कभी ऐसा कुछ आपके सामने सिनेरियो क्रिएट हुआ कि अगर मान लो टीआरपी जो जिस पे टेलीविजन वर्क करता है और जो माइथोलॉजिकल स्टोरीज हैं हमारी जिन पे हम बिलीव करते हैं, उनके बीच में कभी आपको कॉन्फ्लिक्ट आया हो और आपको उनके बीच में दो में से कुछ चूज करना हो कि या तो मैं ओरिजिनल स्टोरी को ही प्रेजेंट करूंगा या तो फिर कई बार कुछ ड्रामा ऐड करना पड़ता है टेलीविजन की टीआरपी को देखते हुए, तो आपका इतना लंबा एक्सपीरियंस तो वो क्या कहता है? देखिए, चीजें टीआरपी के लिए नहीं ऐड करते हैं, लेकिन क्या होता है, जो लिखा गया है वो इसलिए लिखा गया था कि वो उस समय लोग उसको पढ़ते थे, लेकिन हमें जब उसको बनाना होता है तो सिर्फ 2 लाइन जो लिखी हुई है, हम सिर्फ वो नहीं, उसके बेसिस पर कुछ बना नहीं सकते हो, तो हमें चीजें ऐड करनी पड़ती है। हम किस तरह से वो चीजें ऐड कर रहे हैं वो इम्पोर्टेंट है, क्योंकि वो बहुत हमारी पूरी टीम होती है, रिसर्चर्स की, क्रिएटिव्स की, एक एक श्लोक उसमें हमें पूरा पढ़ के हम सारी चीजें कोलेट करते हैं। उसके बाद हम उस एक एक चीज, मतलब चाहे वो कपड़ा हो गया, चाहे वो मोरपंख हो गया, तो सबके बारे में काफी रिसर्च होता है। तो सिर्फ टीआरपी के लिए ये सब चीजें चेंज नहीं होती, स्पेशली माइथोलॉजी शोज में लोग करते होंगे, बट मुझे नहीं लगता है कि, और कि करना भी नहीं चाहिए। और हमने मतलब जितना हमने ऐसा चेंज नहीं किया है, मतलब, और करना नहीं चाहिए। आई थिंक दैट इज द मोर इम्पोर्टेंट थिंग। सर अगर मैं आपसे जानना चाहूँ कि जो जनरेशन आगे आने वाली है, और पहले सर रेडियो था, फिर टेलीविजन आया, न्यूज़पेपर भी अकॉर्डिंगली चल रहा था, तो बहुत सारे अलग अलग मीडियम से सर किसी भी चीज़ को पढ़ने, समझने, देखने के लिए। लेकिन आज का समय सर डिजिटल है, जिस माध्यम में सर आप और मैं बैठे हैं वो भी कहीं ना कहीं डिजिटल माध्यम में बैठे हैं। तो फिर आपको क्या लगता है कि सर आगे जाके जब एआई का ज़माना आ चुका है, विजुअल्स जो हैं सर, पहले ग्राफिक्स में इतना टाइम लगता था, आजकल एआई सर चुटकियों में वो काम कर देता है। तो फिर आगे क्या ये और वास्ट लेवल पे जाने वाला है क्या, और इन डेप्थ चीजें होने की, या फिर उसकी कुछ टेंशन्स भी हैं जो आपको लगता है कि ये गलत दिशा भी हो सकती है, सही बात भी हो सकता है? हर जब थिएटर्स, जब टीवी आया था तो लोगों को टीवी भी ये लगा था कि टीवी, अब लोग पिक्चर हॉल में जाना बंद कर देंगे। फिर जब वो वीसीआर आया था तब तो बिल्कुल ही बंद हो गया था बीच में, लेकिन वो टेम्पररी होता है। ये सब चेंज इज द ओनली कांस्टेंट। तो मुझे लगता है कि हर जनरेशन के साथ हमें चेंज होना पड़ेगा। हम अगर एज क्रिएटर्स नई नई चीजें आएंगी, एआई का, हमें उसकी अच्छाइयों को लेना है, हमें उसको एक दुश्मन की तरह नहीं ट्रीट करना चाहिए। एआई से क्या जो हम पहले नहीं दिखा सकते थे वो हम आज और बेटर तरीके से दिखा सकते हैं, नहीं दिखा सकते हैं हमें वो। तो इट हैज टू बी अ कोलैबोरेशन, इट कैन नॉट बी कि अरे एआई आ गया अब हमारी तो नौकरी गई। हमें एआई को अपने साथ रख के, उसकी जो अच्छाइयां हैं उसको हमें अपने साथ रख के, और अपनी क्रिएटिविटी को उसके साथ रख के, और साथ में कि हम लोगों को एक ऐसी चीज दिखा सके जो वो हमेशा याद रखें। सर इसमें जैसे आपने 2 सीरियल्स करे हुए हैं, अगर 2 सीरियल्स तो आपने बहुत सारे किए हुए हैं, पर अगर मैं 2 मेजर सीरियल्स की बात करूँ, राधा कृष्ण और महाभारता, तो सूर्यपुत्र कर्ण की अगर हम बात करें सर, तो कृष्ण भगवान कहीं ना कहीं तमाम, अगर राधा कृष्ण में कृष्ण भगवान को आपने शोकेस किया है और महाभारता में भी श्री कृष्ण है, तो दोनों ही जगहों पर श्री कृष्ण को डिपिक्ट करने वाले, मतलब उनको शोकेस करने के लिए क्या क्या डिफरेंसेस आपको लगाने पड़ते हैं? क्योंकि वहां पर कुछ एक अलग छवि है भगवान की, वो एक अलग रूप है, वो एक अलग समय है, और यहाँ पर अलग रूप है, अलग समय है, तो दोनों में डिफरेंसेस क्या आते हैं? बहुत फर्क है। जैसे महाभारत में जो कृष्ण जो थे, हाँ, महाभारत में कृष्ण की एंट्री ही युद्ध, मतलब काफी बाद में हुई थी, पांडवों की एंट्री हो चुकी थी, जब प्रॉब्लम स्टार्ट होने वाला था हमने कृष्ण की एंट्री तब हुई थी, जो कि कहानी में भी है। बट राधा कृष्ण में, क्योंकि राधा कृष्ण तो उनके जन्म की कहानी और उनके जो प्रेम की कहानी, जो वृंदावन और मथुरा की जो कहानी है वहां से शुरू होती है, तो हमारी मेन स्टोरी वहां से शुरू। तो दोनों शो में बहुत फर्क है। लेकिन कृष्ण एक लीनियर और एक सिंगुलर लेंस वाले कैरेक्टर नहीं है ना। कृष्ण तो अदर भी हैं, वो नटखट भी हैं, वो सर्वस्व है ना। मतलब कृष्ण ऐसे कैरेक्टर है, आप उनकी लाइफ का जो चैप्टर निकालोगे वो अलग है। तो सर अभी, और जो आप बता रहे थे कि आज आपने जो चेंजेस किए हैं, जो डोम के अंदर पूरी महाभारत को आप शोकेस करते हैं या फिर रामायण को शोकेस करते हैं, तो उसके बारे में थोड़ा सा बताएं कि आपने समय के अकॉर्डिंग, आप टेलीविजन के आदमी थे, आप मूवीज जो चल रही हैं उसके आदमी थे, तो एकदम से डोम के तरफ शिफ्ट होना, वो क्या एक एडिशन था आपका? शिफ्ट नहीं, मतलब अभी हमारे टेलीविजन में भी और ओटीटी में भी प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं। हाँ। तो बट डोम, क्योंकि कुछ कहानियां ऐसी होती, कुछ चीजें जो आपको
वो स्टोरी के अंदर जैसे हमारी फिल्म अगर आपने देखी है तो उसमें हम ब्रह्मांड में ले जाते हैं तो आपको ऐसा लगेगा कि आप वहां हो। तो आज की डेट में और आज की टेक्नोलॉजी को यूज करते हुए हम ये चीज दे सकते हैं, और हमें ऐसा लगता है जो अगली जनरेशन है वो ये सब चीजें, क्योंकि वो अब मंदिरों में जाके दर्शन करती है, जो उनको उनके मम्मी पापा कहानी बताते हैं वो सुनती है। हम चाहते हैं कि वो जो कहानी वो बता रहे, हम चाहते हैं वो कहानी वो देखें और वो उस तरीके से देखें, एक मॉडर्न टेक्नोलॉजी और एक फास्ट एनिमेशन, और उसके साथ जो उनको एक्साइट करे, वो कहानी के बारे में और जानना चाहें। तो हम चाहते हैं कि हमारा कल्चर, हमारी संस्कृति का प्रचार हो, लोग अगली जनरेशन तक पहुंचे, और एक जो बेसिक एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि इतने साल हमने इस तरह के शोज बनाए हैं, तो शायद एक डेस्टिनी में तो मानता हूँ कि मतलब दैट कि मुझे ये मौका मिला, जैसे मैंने आपको पहले भी बोला था, मैं ये चीजें लोगों तक एक तरीके से पहुंचाता हूँ, शायद उनको अच्छा लगता है, तो इट्स एन अपॉर्चुनिटी, मतलब हम अगली जनरेशन तक एक ब्यूटीफुली ये चीजें पहुंचा सकते हैं, एक छोटी छोटी कहानियों, क्योंकि अगली जनरेशन का लाइफ स्पैन नहीं, टाइम स्पैन काफी कम हो गया है। हाँ। वो मोबाइल में ऐसे वीडियोस देख देख करके ना, स्वाइप कर करके, अभी उनको कुछ भी दिखाओ तो ऐसा लगता है बोरिंग है। तो इसलिए हम शॉर्ट मूवीज, और हमारा ये प्लान है 5-6 मिनट में आप एक कहानी बताओ, चाहे वो कृष्ण की हो, चाहे वो शिव की हो, क्योंकि और हम वो बता करके उसमें हम क्या मैसेज देना चाह रहे हैं, हम एक ब्यूटीफुली दिखा करके और हम आगे बढ़े, और लोगों को मैसेज भी याद रहे, कहानी भी याद रहे, और विजुअल जो हम दिखाए, सो दैट इज द आइडिया। सर जब से ओटीटी आया है तो ऐसा माना जाता है कि ओटीटी में थोड़ी ज्यादा लीनियंसी है, थोड़ा फ्रीडम ओटीटी में ज्यादा है टेलीविजन के अकॉर्डिंग। तो आपको क्या लगता है कि ओटीटी में जब कंटेंट बनाते हैं तो एज एन क्रिएटिव प्रोड्यूसर सर, आप क्या उसमें थोड़ा सा और फ्रीडम आपको महसूस होता है? कि देखिए, फ्रीडम नहीं बोलूंगा मैं, अब हर मीडियम की ऑडियंस अलग होती है। जैसे टेलीविजन की जो ऑडियंस है वो आजकल जो है वो मिडिल लाइक 35-40 प्लस वाले हैं, जो यंगस्टर्स है वो ओटीटी देखते हैं। तो जो मीडियम है, आपको उनकी भाषा में उनके तरीके से उनका कंटेंट, जिस तरह का कंटेंट वो देखना चाह रहे हैं, जैसे पहले इंग्लिश मूवीज देखते थे ये, तो आजकल जो ये स्टाइलाइज्ड और अलग अलग तरीकों के अलग अलग शोज आ रहे हैं, उसमें से कुछ अच्छे भी हैं, कुछ खराब भी हैं। तो मुझे लगता है कि वो मीडियम हर में, और फ्रीडम है क्रिएटिव लोगों को और राइटर्स डायरेक्टर्स की, वो एक अलग तरीके से बहुत सारी चीजें आप टीवी में नहीं दिखा सकते, नहीं अलग, क्योंकि ऑडियंस अलग है। मेन इट इज ओनली अबाउट टारगेट ऑडियंस कि आप अलग अलग ऑडियंस अलग अलग चीजें देख रही हैं। नेटफ्लिक्स की ऑडियंस नेटफ्लिक्स की है, और अपना टीवी जो केबल टीवी है उसकी अलग ऑडियंस है। तो आप अगर नेटफ्लिक्स का कंटेंट टीवी पे दिखाएंगे तो जो लोग टीवी देख रहे हैं वो भी देखना छोड़ देंगे। आप नेटफ्लिक्स पे टीवी वाला कंटेंट दिखाएंगे तो वो भी शायद नहीं चले। तो सबकी कंटेंट टाइप ऑफ कंटेंट इज डिवाइडेड अमंग्स डिफरेंट मीडियम। जैसे अब डोम में आप फुल लेंथ फिल्म नहीं दिखा सकते, 3 घंटा लोग बेहोश होकर गिर जाएंगे, चक्कर आ जाए, बिकॉज इट इज इमर्सिव। सर एज एन क्रिएटिव प्रोड्यूसर, क्या आपको लगता है कि जैसे आपने ही कहा कि टारगेट ऑडियंस अलग अलग है, तो 40 प्लस के लिए अलग कंटेंट बनेगा, अंडर 40 अलग, हर देश में होता है, हाँ, होना भी चाहिए। सबके लिए अलग अलग लोगों को अलग अलग सब्जेक्ट्स पसंद नहीं ना। सर तो नाउ एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम आपके पास इतना लंबा एक्सपीरियंस है, तो फिर आगे मुझे आपसे पूछना है कि अगर आपके प्लान्स हैं कुछ आगे तो क्या है? मतलब आप किस सेगमेंट ऑफ ऑडियंस को टारगेट करना चाहिए कि यार मुझे कंटेंट जो मैंने सीखा है वो इन लोगों के लिए बनाना है, इनको शिक्षित करना है, या फिर इनके बारे में बताना है, फिर इन्हें बताना है? देखिए, जहां तक डोम का सवाल है, हाँ, हम डोम में हमारा प्रायोरिटी रहेगा कि हम हमारे इंडियन कल्चर, हिस्ट्री एंड माइथोलॉजी, जो कि हम माइथोलॉजी नहीं एक्चुअली हिस्ट्री है, तो इस पे हम फिल्में बनाएं, और अगली जनरेशन के लिए हम नई नई चीजें करें, नई नई तरीके से उनको अलग अलग स्टोरीज बनाएं। तो ये हमारा प्राइमरी टारगेट है। बाकी टेलीविजन और फिल्म में हम अपना जो काम कर रहे हैं वो तो हम चाहते हैं वो करते रहे, उसमें तो कि ऐसा नहीं कि वो हम नहीं कर रहे हैं। हम डोम हमारा एक डिवीजन है जो कि हमने नया स्टार्ट किया है, और हम इसमें बिकॉज इट इज अ वेरी अनएक्सप्लोर्ड टेरिटरी, तो हम चाहते हैं कि इसमें हम आगे बढ़े, और गवर्नमेंट के, और जैसे हमने जो हमें अपॉर्चुनिटी दी गई डॉक्टर श्रीराम तिवारी ने, तो ऐसे अगर हमें अपॉर्चुनिटी और बड़े प्रोजेक्ट्स करने का वो अपॉर्चुनिटी रहेगी, तो हम फिर और लार्जर स्केल पर और बेहतर काम कर सकते हैं, बहुत कुछ कर सकते हैं। ये तो एक शुरुआत है, मतलब मैं तो ये बोलूंगा कि दिस वाज
ओनली एक शोकेस करने की अपॉर्चुनिटी थी, बट जब हम फुल फ्लेजेड प्रॉपर तरीके से बनाएंगे तो फिर वो देखने लायक चीज चीज बनेगी। श्योर सर। सर थैंक यू सो मच फॉर गिविंग योर वैल्यूएबल टाइम सर। मुझे बहुत अच्छा लगा आपने यहाँ पे समय दिया सर वीर भारत पॉडकास्ट को, और ये पहला ही था सर, आपको जो बताया था मैंने, हाँ। और कल से इसकी और शुरुआत होगी। तो बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। थैंक यू, मुझे बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके।